हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने आतंकवाद के बारे में पढ़ा, सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा और जातिवाद के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति है उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता की, कि गुट निरपेक्षता क्या होती है। ठीक है, क्या नीति होती है, इसके बारे में जानेंगे, पंचशील का सिद्धांत जानेंगे और जो इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर दो दो नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो गुट प्लस निरपेक्षता। गुट का मतलब होता है खेमा यानी कि ग्रुप, और निरपेक्षता का मतलब होता है जब हम किसी चीज का पक्ष नहीं लेते। ठीक है, किसी के पक्ष में ना आना। ठीक है, तो ये निरपेक्षता कहलाता है। गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत है या नीति है, ये क्या कहती है कि आपको पता है कि जो विश्व है इसमें कई सारे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, कुछ शक्तिशाली देशों का ग्रुप है। ठीक है, कुछ छोटे-मोटे देशों का ग्रुप है। तो उसमें ये होता है कि आपको क्या तटस्थ रहना है, मतलब एक जैसा रहना है। आपको किसी का साथ नहीं देना। आपको पता है कि देखिए, अमेरिका और रूस हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक अमेरिका का ग्रुप है, उसके कुछ देश हैं जो उसका साथ देते हैं। कुछ रूस के दोस्त हैं जो रूस का साथ देते हैं, वो अमेरिका का साथ नहीं देते। अब भारत क्या है कि भारत कौन-सी नीति का पालन करता है, तो गुट निरपेक्षता का पालन करता है। यानी कि ना ये अमेरिका के साथ जाएगा, उसके साथ दोस्ती करेगा, हाथ मिलाएगा, ना ये रसिया के पास जाएगा, उसके साथ दोस्ती करेगा, हाथ मिलाएगा। ये दोनों के साथ बराबर का भागीदारी रहेगा, मतलब दोनों का ही साथ देगा। ठीक है? और विरोध भी करेगा तो दोनों का ही करेगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं किसी एक के पास चले जाए। अगर मान लिया रूस कोई गलती करता है, तो रूस की बुराई करेगा। अगर अमेरिका कोई गलत काम करता है, तो अमेरिका की बुराई करेगा। ठीक है? लेकिन किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा। तो ये कहलाता है गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, कि आप तटस्थ रहेंगे। ठीक है? किसी एक पक्ष में नहीं जाएँगे। अब इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो 4 देश थे, उन्होंने मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति बनाई थी या दी थी। ठीक है? तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में क्या है, इस नीति में क्या है, तो पहला है कि साम्राज्य एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए। ठीक है? मान लिया कोई देश है जो दूसरे देशों पे कब्ज़ा करके उस पे अधिकार कर लेता है, तो ऐसे साम्राज्य या उपनिवेशवाद है उसका विरोध किया जाए। ठीक है? जो भी देश इसमें आएँगे वो इसका विरोध करेंगे। दूसरा है कि शांति व्यवस्था हेतु प्रयास किया जाए। ठीक है? देशों के बीच में शांति बनी रहे इसलिए प्रयास करेंगे। मान लिया कोई देश गलत करता है, तो ये तो किसी का साथ नहीं दे रहे, तो ये खुलकर उसका विरोध करेंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहेगी। तीसरा है कि राष्ट्रवाद, संप्रभुता एवं आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। ठीक है? किसी भी देश की अगर हम बात करें तो उसका जो राष्ट्रवाद है, संप्रभुता है और जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा की बात की गई है। फोर्थ है कि आर्थिक विकास हेतु प्रयास किया जाए। अब होता क्या है कि मान लिया इंडिया है, पेट्रोल ये मंगा रहा है रसिया से, ठीक है? अब मान लिया अमेरिका से किसी बात पर बहस हो जाए, तो ये रसिया का साथ ना दे, अमेरिका के पक्ष में चला जाए कि नहीं, हम अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो रसिया से फिर ये पेट्रोल ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, ठीक है? फिर इसे कहीं और जगह से खरीदना पड़ेगा, महँगा खरीदना पड़ेगा, ठीक है? तो ये लॉस है, तो इससे आर्थिक विकास रुक जाता है जब आप किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति क्या कहती है कि आप निष्पक्ष रहें, ठीक है? तटस्थ रहें, एक ही जगह पे लगे रहें, ठीक है? ना आपको इस पक्ष का साथ देना, ना आपको उस पक्ष का साथ देना है। दोनों के साथ बराबरी का हिसाब रखना है, ठीक है? तो ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। अब गुट निरपेक्षता की जो नीति है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। ठीक है? ये 4 देश थे, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी गुट निरपेक्षता की नीति की। प्रेज़ेंट में 120 देश इसका पालन करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति का। ठीक है? तो इसमें 4 लोग मुख्यतः शामिल थे। एक तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, इंडिया के पीएम, इंडोनेशिया के पीएम राष्ट्रपति सॉरी सुकर्णो जो थे, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर एवं युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। तो इन चारों लोगों ने मिलकर क्या किया था? गुट निरपेक्षता की नीति दी थी। ठीक है? गुट निरपेक्षता आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन था वो 1961 ईस्वी में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है? तो सबसे पहले इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गुट निरपेक्षता का। तो इसका जो पहला सम्मेलन था वो हुआ था 1961 में। ठीक है? जब पीएम कौन थे भारत के? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है? और कहाँ पे हुआ था? तो यूगोस्लाविया में एक शहर है बेलग्रेड, वहाँ पर ये हुआ था। ठीक है? तो गुट निरपेक्षता के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम जानेंगे पंचशील का सिद्धांत, कि पंचशील का सिद्धांत क्या है? पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत तथा चीन के मध्य बीच हुए एक समझौते में किया गया था। ठीक है? आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध चलता रहा। ठीक है? हमेशा सीमा को लेकर विवाद रहता है। तो पंचशील के जो सिद्धांत है, इनका प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है? किसके संबंध में? तिब्बत के संबंध में, जिसको लेकर इंडिया और चीन है जो आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है? तो भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में इसका
बात की गई थी पंचशील के सिद्धांत की। पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार है। इसका प्रतिपादन 20 जून 1954 ईस्वी को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के पीएम चाउ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के पीएम थे और चीन के जो थे वो चाउ एन लाई थे। इनके बीच में आपस में बातचीत हुई थी। तभी इसका प्रतिपादन किया गया था पंचशील के सिद्धांत का। अब इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पंचशील का सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना। ठीक है, जैसे भारत है, तो भारत चीन में अगर मान लिया कोई प्रधानमंत्री है, ठीक है? या जो उस समय सत्ता शासन में है, तो उसका वो सम्मान करेगा। जैसे चीन है, अगर भारत में मान लिया बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, तो वो क्या करेगा, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसका वो सम्मान करेगा। तो पहला ये चीज़ थी कि प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की जो प्रादेशिक सीमा है, अखंडता है और सर्वोच्च सत्ता है, उसका सम्मान किया जाएगा। दूसरा कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। ठीक है? मतलब भारत चीन के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और चीन जो है वो भारत पर आक्रमण नहीं करेगा अपनी तरफ से। जब तक कोई विवाद नहीं आता। तीसरा कि किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन करना। ठीक है? कि मान लिया अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बीजेपी की है और चीन है उसमें हस्तक्षेप करे कि नहीं, नहीं कांग्रेस की होनी चाहिए, ठीक है? उसके लिए पैतरे अपनाए कोई नए-नए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कि कोई भी राष्ट्र जो है वो किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये पंचशील के सिद्धांत में था। फिर है कि प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखना, ठीक है? ऐसा ना हो कि भारत को कहीं से लाभ हो सकता है, तो उसमें चीन जो है वो अड़ंगा लगा दे कि नहीं भारत को लाभ नहीं होना चाहिए, भले ही श्रीलंका को हो जाए। ठीक है? या भारत कोशिश करे कि चीन को कोई लाभ ना होने दे। ठीक है? सारे दोस्तों को मिला ले, दोस्ती कर ले उनसे और कह दे कि इससे व्यापार बंद कर लो, जो तुम चीन से ले रहे हो वो मैं दे दूँगा। ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना, कि शांतिपूर्ण सब लोग रहें अच्छे से, ठीक है? अस्तित्व बनाए रखें अपने देश का। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये पंचशील के सिद्धांत थे, जिसमें इन चीज़ों की बात की गई थी। ठीक है? तो इन पॉइंट्स को याद रखना कि प्रत्येक राज्य जो होगा वो दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वसत्ता का सम्मान करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है? किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है? प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखेगा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास। ठीक है, तो यूएनओ का नाम तो आपने सुना ही है, अभी पढ़ भी चुके हैं यूएनओ के बारे में हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ताकि विश्व में शांति बनाई रखी जाए। अभी प्रेज़ेंट टाइम में 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत ने जो शांति के प्रयास किए उसकी हम बात कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 45 तक चला था, में व्यापक जन-धन की हानि हुई एवं चारों ओर शांति बनाए रखने के प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप एक ऐसे संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भीषण युद्ध को रोक सके एवं विश्व में शांति स्थापित कर सके। इस युद्ध की पूर्ति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यूएनओ के माध्यम से भारत-पाकिस्तान संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा शांति का प्रयास किया। ठीक है, तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। विश्व युद्ध में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत जो देश थे वो बर्बाद हो गए, ठीक है? वहाँ पर भुखमरी के लोग शिकार हुए, खाने को नहीं था, लेकिन क्या कि सब चीज़ें जो थी वो युद्ध में ही लगा दी गई। ठीक है, तो बहुत जब ऐसा हानि हुई और इससे हर देश प्रभावित हुआ था, ऐसा नहीं था कि जो युद्ध लड़ रहे थे वही प्रभावित हुए थे। जैसे भारत है, अब मान लीजिए कहीं से ये पेट्रोल ले रहा है, कहीं से डीज़ल ले रहा है, तो उस देश में अगर वो मान लिया युद्ध में लगा तो वहाँ से पेट्रोल, डीज़ल नहीं मिल पाएगा। ठीक है? या मिलेगा तो बहुत ज़्यादा महँगा मिलेगा। तो जितने भी देश थे वो सारे प्रभावित हुए थे इससे। तो सभी देशों ने सोचा कि यार कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए, जिससे इस चीज़ पर रोक लगाई जा सके, विश्व में हम लोग युद्ध पर ना जाएँ। ठीक है? तो इसलिए इस संगठन की स्थापना की गई थी और इसने क्या किया सभी देशों को मित्र बनाया मतलब जोड़ा अपने साथ, तो 193 देश प्रेज़ेंट टाइम में इसके सदस्य हैं। इससे होता क्या है कि अगर मान लिया कोई देश किसी पालन नहीं करता है, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं, जो भी संधि हैं, उनका पालन नहीं करता है, तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि इसके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस देश को फिर बहुत हानि होती है। तो इसलिए इससे क्या होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाती है, ठीक है? बनी रहती है। कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यूएनओ के माध्यम से भारत-चीन का जो युद्ध था, भारत-पाकिस्तान का जो संबंध है और जो युद्ध हुआ, ठीक है? तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूएनओ ने। ठीक है? और शांति का प्रयास किया था। तो ये यूएनओ के माध्यम से भारत में जो शांति के प्रयास किए गए, वो चीज़ हो गई। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ, जिसमें हम गरीबी है, बेरोज़गारी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो उसके बाद एक और टॉपिक और बचेगा आपका सांख्यिकी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एसएसटी। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।